अस्सलाम वालेकुम। ये हम शुरू करेंगे कैसे माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर होगी और इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, इंट्रोडक्शन होगा हमारा। इसके ऊपर देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ें देखेंगे उसके अंदर जी मेमोरीज वगैरह को देखेंगे, इनपुट आउटपुट मेमोरी CPU क्या है, और कनेक्टिंग मेमोरीज को देखेंगे, इनपुट आउटपुट में CPU में होंगी, और कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये हमारे टॉपिक्स होंगे, मेमोरीज और कंप्यूटर कैसे काम करता है। इंटरनल जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है कंप्यूटर की, उसके अंदर CPU, मेमोरी और इनपुट में जो सा है कीबोर्ड, माउस, सेंसर्स हो गए, और आउटपुट में जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उसमें हमारे पास LCD डिस्प्ले के लिए और प्रिंटर और हैंड्स ऑफ बोर्ड भी हो सकता है। मेमोरी का था, मेमोरी होता है कि एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर या फिर रिटेन हो सके या रिकॉल द इंफॉर्मेशन कर सके। और इसकी एग्जांपल्स में हार्ड डिस्क आती है, पीस ऑफ पेपर हो गया, USB होगी, और काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज की फॉर्म है, रैम, रोम, वो भी हम देखते हैं आगे। मेमोरी की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी के अंदर मतलब ये कि कितने बिट्स की मेमोरी वो स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल 128 किलो बिट्स है तो उसका मतलब कि 128 रोज़ होंगी और उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकेगा वो। ऑर्गेनाइजेशन है, लोकेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल 128/4 मेमोरी हैज़ 128 लोकेशंस, और हर रोज़ में फॉर एग्जांपल 4 बिट स्टोर होगा डाटा। 128 रोज़ हैं और 4 बिट का डाटा स्टोर कर सकेगा। एक्सेस टाइम, हाउ लॉन्ग इट टेक टू गेट डाटा फ्रॉम द मेमोरी। एक्सेस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब कि कितना टाइम लेगा मेमोरी से डाटा लेने के लिए। स्पीड, इसको हम स्पीड कहते हैं, कितनी स्पीड में काम कर रहा है। और मेमोरी सेमीकंडक्टर में रैम वगैरह आ गई, और नॉन सेमीकंडक्टर में फ्लॉपी डिस्क पुराने ज़माने में हम देखते थे हार्ड डिस्क होती थी, और ये रैम वगैरह एक्सटर्नल जो कनेक्ट होती है हमारे PC के साथ। और सेमीकंडक्टर के अंदर रोम, रैम है, और रोम में मास रोम है, काफ़ी किस्म की होती है रोम। और प्रोग्रामेबल रोम हो गया, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम हो गया, फ्लैश रोम हो गया, और रैम में स्टैटिक रैम हो गया, डायनामिक और नॉन वोलेटाइल, इनको भी थोड़ा देखते हैं आगे चल के। प्रोग्राम बाय द IC मैन्युफैक्चरर जो मास रोम होती है, और जो उनसे प्रोग्रामेबल रोम है उसके अंदर हम सिर्फ एक बार ही जो सा है प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहते हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल। और जो UV EEPROM है, रिमूवेबल रोम, इसमें ये होता है कि आप पुराने ज़माने में होती थी इस जगह पे, अगर आप लाइट डालते हैं सनलाइट तो 20 मिनट के अंदर सारा डाटा रिमूव हो जाया करता था। हम जैसे ये UV, इसको UV बोलते थे, अल्ट्रावायलेट, और UV जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो है इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते थे। अपने पार्ट्स के मुताबिक कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट के मुताबिक, कितना डाटा स्टोर करना चाहते हैं, कितनी मेमोरी यूज़ करना चाहते हैं, और हमारी स्पीड क्या क्या क्राइटेरिया है, एक्सेस टाइम क्या है हमारा, ज़्यादा है तो उसके मुताबिक कैपेसिटी को देखेंगे, और पार्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, पिंस वगैरह अगर ज़्यादा चाहिए तो वो भी देखेंगे, उसके मुताबिक हम सिलेक्ट करेंगे अपनी चिप को। और जो इरेजेबल है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है, ये थोड़ी मॉडर्न है, और इसके अंदर मेमोरी आप इरेज कर सकते हैं फ़ौरन से, और ये ESP वगैरह में भी यूज़ होती है। EEPROM ESP में भी यूज़ होती है, और इसके अंदर भी आप काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, 5-6 पार्ट्स हैं, और कैपेसिटी देख सकते हैं 256K है, और स्पीड भी है 250 नैनोसेकेंड्स। पिंस भी हैं, अपने अगर सेलेक्ट करनी है अपने टास्क के मुताबिक तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट नंबर आपने यूज़ करना है। फ्लैश रोम भी लेटेस्ट ही हैं, रेज्ड इन अ फ्लैश एंड द एंटायर डिवाइस इज रेज्ड एट वंस। EEPROM में कहता है कि लाइंस बाय लाइंस रिमूव होता है डाटा, बट इन फ्लैश में क्या होगा कि एक टाइम पे ही सारा डाटा रिमूव हो जाएगा।
अब जो रैम में है कि मेड ऑफ द फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर से बनाई जाती है जो रैम होती है। और एडवांटेजेस क्या है स्टैटिक रैम के? एडवांटेज क्या है? उसकी टाइप है वो फास्टर तो होती है और नो नीड फॉर रिफ्रेशिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डिसएडवांटेज क्या बहुत पावर कंजप्शन होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। अगर आपको काम तेज़ चाहिए तो आप स्टैटिक रैम यूज़ कर सकते हैं और बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्टैटिक रैम भी इजीली कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जो देखें तो डायनामिक रैम जो सी है वो तो पावर कंजप्शन आपको कम चाहिए तो अच्छी बात है, एडवांटेज इसका चीपर भी है और हाई कैपेसिटी भी है। लेकिन तो डिसएडवांटेज में देखा जाए तो स्लोअर भी है और रिफ़्रेश भी नीड होता है, जबकि स्टैटिक में रिफ़्रेश की ज़रूरत नहीं होती और फास्टर भी होती है। दोनों एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर उल्ट हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट या टास्क के मुताबिक चूज़ करना पड़ेगा इसको। और जो नॉन वोलेटाइल रैम है उसको देखा जाए तो बहुत फास्ट भी है और मेड ऑफ स्टैटिक रैम बैटरी कंट्रोल सर्किटरी होती है इसके अंदर और इनफाइनाइट प्रोग्रामेबल इरेज साइकिल होता है और नॉन वोलेटाइल है और डिसएडवांटेज क्या एक्सपेंसिव है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी कंपनी में है तो अफोर्ड कर सकते हैं तो नॉन वोलेटाइल रैम भी आपके पास एक अच्छी चॉइस होगी। अगर आपको स्पीड तेज़ चाहिए तो इट शुड बी टास्क में लेकर इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर के तो इट शुड एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन, इट शुड रिकॉल द इंस्ट्रक्शन आफ्टर अदर एंड एक्सिक्यूट दैम। अगर ये कनेक्टिंग मेमोरी देखी जाए और क्या होती हैं सीपीयू के अंदर तो डिजिटल होती हैं पिंस और आर्टिफिशियल पिंस हैं, एनालॉग पिंस हैं और चिप इनेबलिंग चिप सिलेक्शन मतलब के लिए ये चिप सिलेक्शन के लिए है और ये एक्टिव लो है। फॉर एग्जांपल इसमें 0 जाएगा तो ये एक्टिव होगा, चिप सेलेक्ट होगी, वरना 1 पे ये सिलेक्ट नहीं होगी। और राइट के लिए राइट के लिए सी है ग्राउंड है। और कनेक्टिंग मेमोरी टू सीपीयू, तो सीपीयू से कनेक्ट किया जाएगा, डिजिटल पिन्स को सीपीयू से कनेक्ट किया जाएगा और ये 2 वे होगा, लेकिन जो एनालॉग होगा वो सीपीयू से जाएगा चिप में और राइट और चिप सेक्शन के लिए है। अब अगर आप राइट कराना चाहते हैं मेमोरी के अंदर तो आपको जो इनेबलिंग के लिए था वो 0 भेजना पड़ेगा। देखिए 0 जाना है तो ये इनेबल होगा राइटिंग वाला और चिप सिलेक्शन के लिए भी आपको 0 भेजना पड़ेगा। एक्टिव लो है इसलिए एड्रेस जाएगा और डाटा जाएगा। जब आप चिप सेलेक्ट करोगे 0 भेज के और राइट करना चाहते हो तो फिर 0 भेज दो, अगर राइट नहीं करना चाहते तो 1 भेज देते हैं और डाटा जाएगा। चिप सिलेक्शन हुई भी है, OE भी है सिलेक्शन, उसको भी 0 भेजा हुआ है। अब जो पार्ट्स होते हैं CPU के अंदर जो हम देखते हैं, हमारे पास माउस होता है, कीबोर्ड होता है, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड भी अगर लगाना चाहते हैं वो भी होता है, नेटवर्क, इन सबको मिला दिया जाता है। CPU के अंदर काफ़ी ज़्यादा पिन्स होती हैं जो एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकती हैं अपने पार्ट्स को। ये देखें कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट डिनोसिया टू CPU यूजिंग बस, इसमें एड्रेस बस है, डाटा बस है और कंट्रोल बस है। CPU साथ कनेक्ट हुआ हुआ है चिप को। कुछ क्वेश्चन हैं, हाउ कुड वी मैनेज इट, तो इसका लॉजिक सर्किट इनेबल CS एड्रेस 0 and 15 लॉजिक सर्किट। हाउ कुड वी मेक द लॉजिक सर्किट, राइट द एड्रेस रेंज इन बाइनरी फ्रॉम एड्रेस 0 टू एड्रेस 15। एड्रेस रेंज नहीं होगी इन बाइनरी में, राइट क्लिक और उसके बाद क्या सेपरेट द फिक्स पार्ट ऑफ एड्रेसेस। जो फिक्स पार्ट है उनको सेपरेट कर देना पड़ेगा, जैसे ये आपको दिखाए फिक्स पार्ट थे तो सेपरेट कर दिए। यूजिंग NAND डिज़ाइन अ लॉजिक सर्किट whose output activate when the fixed address is given to it। NAND गेट लगा दिया गया है इसके साथ और एक्टिव लो बना दिया गया। अब इसका डाल के देखते हैं हम हाउ कंप्यूटर वर्क। अब सबसे पहले देखते हैं कि CPU के अंदर बस CPU पड़ा था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है आपके पास, साथ काउंटर लगा होता है और रजिस्टर होता है, उसके साथ ही एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर भी होता है। ये CPU के अंदर पार्ट्स कनेक्ट होते हैं।
अब देखेंगे कि CPU काम कैसे करता है, हमारा कंप्यूटर की वर्किंग क्या है। असेंबली लैंग्वेज होती है, ये असेंबली लैंग्वेज है। और ये ब्लू के अंदर जो सा है ये C, जो हम ह्यूमन लैंग्वेज ईज़िली समझ सकते हैं, C लैंग्वेज है। और ये साथ असेंबली लैंग्वेज है। अब ये काम कैसे करेगा जी, सबसे पहले आपका जो सा है काउंटर, ये सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये DLD का है, इसका इंटरनली सारा कनेक्ट हुआ होगा। इसमें हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ हमने इसकी वर्किंग को समझना है किस तरह वर्क कर रहा है। सबसे पहले देखो ये एड्रेस बस पे आया हमारे पास 0, एड्रेस बस पे आएगा, उधर से डाटा को उठाएगा, डाटा को उठा के हमारे पास रजिस्टर में स्टोर कर देगा। ठीक है, अब एड्रेस बस पे 0 भेजा उसने, 0 पे क्या हमारे पास है, 0 पे नहीं, बाद हमारे पास आ जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे 31 पड़ा हुआ है। अब इसको स्टोर करवाना है हमें रजिस्टर के अंदर। तो वो क्या होगा, अब प्रोग्राम काउंटर जब फर्स्ट हो जाएगा डिकोडर, उसके बाद हमारा काउंटर ऐड होता जाएगा 1 2 3 4 5 6, जितना हमारे काम स्टेप्स चलते जाएंगे उसके मुताबिक हमारा काउंटर भी बढ़ता जाएगा। अब प्रोग्राम काउंटर 1 है। अब एड्रेस बस पे देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले क्या 17 पे हमने भेजना है, 17 का जो भी डाटा होगा उसको A में स्टोर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 17 पे पड़ा हुआ है 9, तो एड्रेस बस पे 17, इधर से 17 सेलेक्ट एड्रेस बस पे जाएगा और डाटा से 9 उठाएगा और डाटा बस के ज़रिए इसको A में स्टोर कर देगा। देखिए 9 उठाया, डाटा बस से गया और A रजिस्टर में 9 को स्टोर कर दिया उसने। ये हमारी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। प्रोग्राम काउंटर प्लस होगा और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमारा प्रोग्राम कहता है A को B में भेज दो। A में क्या पड़ा था 9, अब 9 को भेजना हमने B में, तो क्या होगा कि हमारा नीचे काउंटर चलेगा और दूसरे में क्या पड़ा हुआ C4H एड्रेस था। उस डाटा को उसने क्या किया, सिंपली A का डाटा उठाया जो कि 9 था, उसको हमने B रजिस्टर में स्टोर कर दिया हुआ है। इंटरनली सारा काम हो रहा होगा, एड्रेस बस पे जाएगा, उधर से डाटा उठाएगा IO से, उसको रजिस्टर में स्टोर कर देगा। अब उसके बाद हम देखते हैं 6 को। अब 6 में क्या पड़ा हमारे पास 5, ठीक है, और 6 में हमारे पास 5 पड़ा हुआ, एड्रेस बस पे जाएगा 6 में और वहाँ से डाटा उठाएगा 5 और उसको स्टोर कर देगा A में। डाटा बस उठाया 5, स्टोर कर देगा A में। अब B में हमारे पास क्या है 9 है और A में हमारे पास क्या 5 है। अब नेक्स्ट हमारे पास लाइन क्या है कि 9 और 5 को प्लस कर देना है, वो हमारे पास बनेगा 14। ये क्या होगा ALU में एडिशन होगी इसकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, और उसको स्टोर किस में करवा देगा A में 14। एड्रेस बस 3 हुआ, डिकोडर चला, काउंटर बढ़ा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में 5 और 4 गया, 14 होता है E, वो स्टोर हो गया हुआ A में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि A को हमें स्टोर करना है 7 वाले एड्रेस में। A को एक डाटा 7 वाले एड्रेस में, मतलब E है हमारे पास ये, ठीक है, इसको हमें स्टोर करना है 7 वाले में एड्रेस में। तो कैसे होगा कि काउंटर चलेगा, वैसे डिकोडर भी चलेगा और इंस्टेंट डिकोडर में E आ गया, हमारे पास जो डाटा है, काउंटर भी बढ़ गया। एड्रेस बस में क्या 7, एड्रेस बस से 7 गया, एड्रेस बस के बाद डाटा बस से उसने उठाया E को जो कि A में पड़ा हुआ था, अब वो किसे भेजने लगा 7 वाले एड्रेस में, राइट रीड या 7 वाले एड्रेस में। और H का मतलब ये होता है कि हेक्साडेसिमल। इस तरह हमारा सारा कंप्यूटर जो है काम कर रहा होता है। अब से ये ऑपरेंट कोड है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपने सेकंड वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।